हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते नमस्कार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जेई मेंस का एग्जाम बड़ा अच्छा गया है। अब आपका मन होगा कि सर जेई एडवांस की तैयारी करी जाए और जेई एडवांस की तैयारी में सर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए जाएं, कॉन्सेप्ट बताए जाएं कि सर जो जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पीवाईक्यूज करवाए जाएं। तो देखो बेटा, मैं सबसे पहले ना एक माइंडसेट क्रिएट करने वाला हूं अपने इस लेक्चर में, अपने इस डीपीपी में। और माइंडसेट क्या है, थोड़ा ये समझने की बहुत जरूरत है। क्या होता है ना, कभी कभी जब हम लोग जेई मेंस का एग्जाम देते हैं तो जेई मेंस के एग्जाम में हम थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं कि भाई जल्दी जल्दी करना है। हमारे अंदर का जो पेशेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और हमें लग रहा होता है कि नहीं, 300 में से 270 नंबर लेके आएंगे तभी जाके हमारा बढ़िया एकदम से एनआईटी एनआईटी में मिल पाएगा। ये बात हम ना जानते हैं। एडवांस का खेल बिल्कुल उल्टा है। एडवांस का एग्जाम कभी भी ये नहीं है कि भाई देखो, आपसे अगर कंप्लीट होता है कंप्लीट करो, कोई मना नहीं है। पूरे नंबर लाने आप लेके आओ, कोई मना नहीं है। बट हाँ, पेशेंस के साथ करना बहुत जरूरी है। मतलब धैर्य बनाए रखना है। अगर मान लो लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन लंबा लग रहा है तो धीरे धीरे करते जाओ उसको। ऐसा नहीं कि भाई आपने लग रहा है कि यार ये होगा ही नहीं, सिर्फ साइज देखकर सोचो कि नहीं होगा। ठीक है, करने की कोशिश करो। और ये भी देखो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन हमें लग ही नहीं रहा, कि हमसे हो ही नहीं रहा, तो दूसरे पे आगे बढ़ जाओ। अब घबराओ मत, ये मत सोचो कि यार पूरा पेपर होगा तभी सिलेक्शन होगा। मान लो अगर तुमसे ना 60-70% भी पेपर हो गया ना अच्छे से, ठीक है, जिसमें नेगेटिव परसेंट मतलब मार्किंग हो, तो आप लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब बात यह है कि भाई सबसे पहले हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चनों की बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर ये जेई मेंस में लिखा हुआ है, लेकिन जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है और 2024 का ही क्वेश्चन है, इसी साल का, मतलब 1-2 साल पुराना ही है। ठीक है, तो जेई एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन है आपके सामने। 1 ग्राम चारकोल पर एसिटिक एसिड की एक पूरी मोनोलेयर बनाने के लिए 0.5 एसिटिक एसिड के, ठीक है, 100 ml विलियन का उपयोग किया गया। ठीक है जी, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिशोषण के बाद बचे हुए एसिटिक अम्ल का उदासीन करने के लिए 1 मोलर NaOH के 10 मिली ml घोल की आवश्यक पड़ी। ये भी ठीक है जी। यदि एसिटिक एसिड का प्रत्येक अणु यदि एसिटिक एसिड का प्रत्येक अणु इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है, तो और चारकोल का विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, एक का इतना हुआ बेटा और इसका इतना है, तो P का मान क्या होगा ये पूछा है, दिया गया है। और यहां पर हम लोग Na का मान 6.02 ये मैंने लिख दिया था। ठीक है, लेकिन जब ये आईआईटी में आया था तो यहां पर केवल 6 लिखा हुआ था। आप इसको यूज करना था क्योंकि हमारे पास इंटीजर में हमें आंसर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास। अब आप लग रहे हो सर जी आईआईटी एडवांस में तो क्वेश्चन रिपीट होते नहीं है। मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में चेंज है पर इसका मतलब ये नहीं कि बेटा रिपीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा। ये रहा क्वेश्चन 2018। ठीक है, कब का है भाई, 2018। अब ये देख लो बेटा, 0.5 मोलर एसिटिक एसिड के 100 ml विलियन में 1 ग्राम सक्रिय चालकोल के ऊपर डाला गया। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को अधिशोषित कर लेता है। यह पाया गया कि अधिशोषण के बाद एसिटिक एसिड की सांद्रता घटकर 0.49 मोलर रह जाती है। यदि चारकोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास इतना है, तो चारकोल की सतह पर एसिटिक एसिड के एक अणु का द्वारा जो भी घेरा गया है, मतलब ये पूछा गया है। ठीक है, और मान लीजिए जो Na का मान है वो 6.02 गुणा 10 की घात 23 है। यानी ये बात तो क्लियर है कि हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जो चारकोल वाला है कि नहीं। हमें क्या करना है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है चारकोल वाला। तो चलिए भाई, आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग, ठीक है, 1 मिनट देना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि आप ऐसे समझे कि मान लो एक हमारे पास बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में एसिटिक अम्ल ले रखा है। क्या ले रखा है, एसिटिक अम्ल। अब हमारे पास क्या हुआ, एक तल है बेटा, एक क्या है, तल है चारकोल का। ये किसका है भाई, चारकोल का।
तो यहां से एसिटिक अम्ल को इस पर डाला गया, तो एसिटिक अम्ल कुछ तो इस पर रहा और कुछ क्या हो गया बेटा, बह गया आगे। क्या हो गया, कुछ बह गया आगे। और जब एसिटिक अम्ल बह जाएगा तो बहने के बाद हमारे पास ये विलयन मिला हमें एसिटिक अम्ल का दोबारा से, ठीक है, दोबारा से, और जिसको हमने NaOH द्वारा उदासीन करा। NaOH दे रखा है, हाँ, NaOH के द्वारा उदासीन करा। तो कहने का मतलब है कि जब हम मान लो एसिटिक अम्ल के विलयन को इस पर डालेंगे तो रड़क मतलब सड़क के कह लो या रड़क के कह लो, इस पर गिर गया, फिर इसको उदासीन कर लिया, तो इस चारकोल पर कुछ जो है एसिटिक अम्ल जो है वो चिपका रह गया। क्या हो गया बेटा, चिपका रह गया। अब बात ये आती है कि अगर इस पर ऐसा चिपका रह गया एसिटिक अम्ल के अणु, तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि भाई एक अणु द्वारा अगर उसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो P का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा यहां पर, ठीक है, मतलब पहली स्थिति में जब तक चारकोल पर हमने नहीं डाला था। तो सबसे पहले देखो बेटा, चारकोल से, ठीक है, चारकोल से चारकोल पर डालने से पहले, ठीक है, चारकोल पर डालने से पहले जो हमारे पास एसिटिक अम्ल के मोल थे उसका फॉर्मूला निकालेंगे, मोलरता गुणा आयतन। क्या क्या बेटा, मोलरता गुणा आयतन। अब मोलरता हमारे पास 0.5 मोलर है, आयतन हमारे पास 100 ml है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, 0.5 गुणा 100, तो हम जब गुणा करेंगे इसकी तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 50 मिलीमोल आएगा। आपको होगा सर जी मिलीमोल कैसे आया, मैंने कहा भाई मिलीमोल ऐसे आया क्योंकि यहाँ पर आयतन हमने क्या ले रखा है बेटा, 100 ml में। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, हाँ सर बात तो यहां तक ठीक आ गई। अब देखो, फिर आप देखोगे बेटा चारकोल पर डालने के बाद, चारकोल पर डालने के बाद, चारकोल पर डालने के बाद ml तो हमारे पास सेम है, उसकी मोलरता नहीं दे रखी, ठीक है। तो आप लोग ये बात जानते होंगे बेटा कि भाई जो एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है, CH3COOH, इसको उदासीन किया गया NaOH के द्वारा, और हमारे पास क्या बना बेटा यहाँ पर CH3COONA, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास H2O, उदासीनीकरण करा गया। अब हमें क्या कर रखा है बेटा, इसकी मोलरता दे रखी है 1 मोलर और आयतन दे रखा है बेटा इसका 40 ml। आप देख लो यहां पर आयतन क्या दे रखा है बेटा, 40 ml। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो आप है ना, बात तो आप सही कह रहे हो सर। अब क्या करें सर हम इसमें, मैंने कहा देखो अब आपको क्या करना है, यहां पर आप इसके मिलीमोल निकालो जो चिपकने के बाद है, क्योंकि देखो जितने मिलीमोल इसके होंगे उतने मिलीमोल इसके होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि जब अभिक्रिया हो रही होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो एक्सटेंट CH3COOH का बराबर रहा होगा एक्सटेंट NaOH के साथ। तो हम लोग निकालेंगे बेटा एसिटिक अम्ल के मोल जिन्होंने अभिक्रिया करी, और यहां पर क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो रस समीकरण मिति गुणांक 1, और हमारे पास ये सीमांत अभिकर्मक था मान लो, तो हम लिखेंगे बेटा NaOH के मोल, और यहां पर भी रस समीकरण मिति गुणांक 1 है तो 1 रख दिया। अब हमारे पास जो एसिटिक एसिड के मोल आएंगे वो हमारे पास मोलरता गुणा आयतन आएगा, किसके भाई, NaOH वाले जो हमें दे रखे हैं ऊपर। तब इसका मान क्या दे रखा है, मैंने कहा भाई देखो मोलरता तो 1 दे रखी है, आयतन 40 दे रखा है, तो हमारे पास 40 क्या आ गया बेटा, मिलीमोल आ गया। क्या आ गया बेटा, 40 मिलीमोल आ गया। समझ में आ गई, क्योंकि आयतन हमारे पास क्या दे रखा है भाई देखो अब भाई ये वाले एसिटिक अम्ल जो है, ध्यान से देखना, ये वाले एसिटिक अम्ल में यहां पर स्टार्टिंग में 50 मिलीमोल थे, यहां पर 40 मिलीमोल है। अब सोच के देखो अधिशोषित कितने हुए होंगे, 10 मिलीमोल जो है अधिशोषित हो गए होंगे बेटा, यस और नो। तो यहां पर हम लोगों ने क्या कहा भाई, यहां पर हम लोगों ने क्या कहा बेटा, CH3COH के
अधिशोषित मोल कितने होंगे बेटा? ये कि भाई जो हमारे पास मोल हुए एसिटिक एसिड के, जो एडजॉर्ब हुए यानी अधिशोषित हुए, वो 50 माइनस 40 बराबर 10 मिलीमोल हुए बेटा। इतने मोल हमारे पास क्या हो गए बेटा? अधिशोषित हो गए। ठीक है, इतने मोल हमारे पास क्या हो गए बेटा? अधिशोषित हो गए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लंबा जरूर हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर क्या करोगे आप। अब हम लोग निकालते हैं भाई, जैसे हम लोगों ने यहां पर मोल निकाल लिए, हम लोग निकालेंगे कणों की संख्या। क्या निकालेंगे? कणों की संख्या। देखो बेटा, अगर हम यहां पर कणों की संख्या निकालें एसिटिक एसिड के, तो हमारे पास जो अधिशोषित हुए, तो CH3COH, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोल गुणा अवगाद्रो नियतांक। पढ़ा है भाई? मोल गुणा अवगाद्रो नियतांक आपको यहां सर पढ़ा तो है, कणों की संख्या। तो यहां पर आपने मोल तो लिखे 10, ठीक है, 50 में से 40 गया, 10 मिलीमोल आएगा। माफी चाहूंगा भाई, बोला मैंने 10 ही था, लिख दिया मैंने 40 हो। यहां पर 10 लिखोगे बेटा आप, 10 मिलीमोल अधिशोषित हुए। ठीक है, और गुणा करोगे आप 6 गुणा 10 की घात किससे बेटा? 23 से। ठीक है, क्योंकि अन्य का मान जो दे रखा है वो 6 गुणा 10 की घात 23 दे रखा है। इतने टोटल कण थे जिनका क्षेत्रफल इसके बराबर आया होगा, क्योंकि जब इस पर चिपके होंगे तो उनका क्षेत्रफल और चारकोल का जो पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल बराबर आ गया होगा। तो यहां पर बेटा क्या कर रखा है कि चारकोल का विशिष्ट क्षेत्रफल दे रखा है 1 ग्राम के लिए, यानी 1 ग्राम चारकोल था, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1.5 10 की घात 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इतने कणों का जो भी था वो हमारे पास क्षेत्रफल उसके बराबर होगा बेटा, जो उस पर चिपके होंगे। तो हम लोग कहेंगे बेटा 1 ग्राम चारकोल पर 6 गुणा 10 की घात 24 अणु एसिटिक अम्ल के अधिशोषित हुए के ठीक है। अब यहां पर 1 ग्राम चारकोल का जो क्षेत्रफल होगा वो इतने इतने अणुओं का क्षेत्रफल होगा। आगे देखो बेटा, तो हम कहेंगे 1 ग्राम चारकोल का क्षेत्रफल, 1 ग्राम चारकोल का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 10 की घात 24 अणु, 6 गुणा 10 की घात अणु एसिटिक अम्ल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बड़े वो करना है भाई, क्या बोलते हैं, अब 1 ग्राम उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखा है हमारे पास 1.5 गुणा 10 की घात 2 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहां पर क्या करा बेटा, 1.5 गुणा 10 की घात 2 मीटर, माइनस है प्लस है, हाँ 1.5 10 की घात 2, ठीक है। तो 1.5 गुणा 10 की घात 2 मीटर स्क्वायर इसकी जगह पर रख दिया। अब ये कितने अणुओं का है बेटा? 6 गुणा 10 की घात 24 अणुओं का क्षेत्रफल है ये, अणुओं का क्षेत्रफल। ओके, अगर मैं इस पद को इधर ले आऊं, ठीक है, तो आप लोग देखोगे इससे कट जाएगा पूरा, यहां पर बचेगा 22। ठीक है, और हमारे पास 1.5 बटे 6 इधर जाके 10 की घात माइनस के 22 हो जाएगा अगर इधर आ गया ये। ठीक है, और यहां पर हो गया एक अणु का क्षेत्रफल, क्योंकि जब पूरा का पूरा इधर ब्रज गुणा में आ जाएगा तो यहां पर एक बचेगा बेटा, तो हो जाएगा एक अणु का क्षेत्रफल। अब एक अणु का क्षेत्रफल भी उन्होंने दे रखा है बेटा आपको कि सर कितना दे रखा है एक अणु का क्षेत्रफल। मैंने कहा देख लो, एक अणु का क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है P गुणा 10 की घात माइनस के 23, P गुणा 10 की घात माइनस के 23। ठीक है भाई, माइनस के 23 दे रखा है बेटा। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, 1.5 बटे 6 गुणा 10 की घात माइनस के 22 बराबर, और ये कितना दे रखा है, P गुणा 10 की घात माइनस के 23, P गुणा 10 की घात माइनस के 23। ठीक है, इतना दे रखा है। तो यहां पर हमें P का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? P का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप देखोगे
इस 10 की घात -22 से ये 10 की घात -22 कट गया, बचा कितना -1। तो हमारे पास 1.5/6 गुणा 10 बराबर पी का मान आ गया। और हम लोगों से क्या पूछा गया बेटा? पी का ही मान पूछा गया है। हम लोगों से क्या पूछा गया बेटा? पी का ही मान पूछा गया है। तो आप देख सकते हो पी का ही मान हमें ज्ञात करना था, पी का ही मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। रुको रुको यार, मेरे से एक गलती तो नहीं हो गई? यहां मैंने 0.5 था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 40 मिलीमोल और 50 मिली, तो हमारे पास था 10 मिलीमोल। एक गड़बड़ हुई है बेटा, मेरे से माफी चाहूंगा, मैंने ना मोल समझ लिया इसको, मिली मोल है। ठीक है, ये क्या है? मिली मोल। तो मोल नहीं रखना, हमें मिली मोल रखना है। तो पहले आप क्या करोगे, ये जो 10 मिली मोल है इसको आप कन्वर्ट कर लेना, 10/1000 से भाग करते तब ये मोल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको 1000 से भाग करके रखना बेटा। अब आप देखोगे तो 10 की घात 20 हो जाएगा, क्योंकि हमें मोल रखना होता है ना अणुओं में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज करना दोस्तों, थोड़ा सा चेंज करना, क्योंकि मैंने जब आईआईटी में सॉल्व किया था क्वेश्चन तो इसका मान थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो भाई देखो कितने अणु थे हमारे पास? हमारे पास अणु होंगे, अगर आप 10 की घात 10 गुणा 10 की घात 20, यानी एक तरीके से 6 गुणा 10 की घात कितना होगा बेटा? 21 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 ग्राम चारकोल का मतलब हो गया 10 की घात 21 अणुओं का क्षेत्रफल। तो भाई 1 ग्राम चारकोल का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 10 की घात 21 अणु का क्षेत्रफल होगा। तो 1 ग्राम चारकोल का क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने 1.5 गुणा 10 की घात 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और इन्होंने यहां पर दे रखा है भाई कितना, अगर हम यहां पर 6 गुणा 10 की घात 21 अणु लेते हैं बेटा, किसके? एसिटिक अम्ल का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्र, क्योंकि हमें वहां पे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मिली मोल को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या हुआ बेटा? इससे ये कट गया, इससे ये कटने के बाद यहां पर कितना आ जाएगा भाई? यहां पर आएगा हमारे पास 19। ठीक है, यहां पर कितना आएगा बेटा? 19। देख लो भाई एक बार, फिर से गलती तो नहीं है? 10 गुणा 6 20 21। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? 19। इधर आ जाएगा बेटा ये 1.5 गुणा 10 की घात -19, 6 नीचे आ गया, तो इधर हो गया एक अणु का क्षेत्रफल, एक अणु का क्षेत्रफल। अब एक अणु का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास 1.5 गुणा 10 की घात -19/6 बराबर P गुणा 10 की घात -23, है ना। अब आप क्या करोगे? 10 की घात -19 से यहाँ पर 10 की घात -4 बचेगा। जब ये इधर आएगा तो 1.5 गुणा 10 की घात 4/6 ये कर दोगे आप, बराबर P कर देना। अब आप इसको हल करोगे तो हमारे पास 150 कर देना भाई यहाँ पर, और क्या? 150 गुणा 10 की घात 2/6 बराबर P। अब आपको बेटा जी 6 का पहाड़ा आता होगा, तो 6 ही कम 6 और 6 दूनी कितना हो गया भाई? 12, 3 चला गया, 6 में 25। तो जो P का मान आया दोस्तों यहां से, ठीक है, P का मान आ गया 2500, और यही इसका करेक्ट आंसर है। यही क्या हो गया बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे और इसको बढ़िया तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आसान है, लेंथी जरूर है, पर ऐसा नहीं कहेंगे। आसान का मतलब ये नहीं होता कि 1 मिनट में हो जाना चाहिए। आसान का मतलब है कि अगर पेन चलाने से कोई क्वेश्चन हो रहा है तो वो फिर हम कर सकते हैं। राइट बेटा? अब देखिए आगे कहानी। जैसा आपने ये क्वेश्चन किया, अब आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाना है मुझे, ठीक है, और वो क्वेश्चन आप लोग ये करेंगे। आईआईटी जेई 2003 का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई 2003 का क्वेश्चन है। उस टाइम पर जो है सब्जेक्टिव पेपर भी होता था, लेकिन हमारा मतलब सब्जेक्टिव से नहीं है, हमारा मतलब है कॉन्सेप्ट को ठीक करने से। हो सकता है आप विकल्प बना के दे दें, है ना। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि 0.5 मोलर एसिटिक एसिड को के
100 ml जलीय विलयन में 1.2 ग्राम सक्रिय चारकोल पर डाला गया और भाई इन्होंने कहा कि विलयन की सांद्रता घटकर इतनी हो गई। चारकोल की सतह पर एसिटिक एसिड के एक अणु द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल आपको बताना है। अब ये भी ध्यान रखना, चारकोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रति ग्राम हमें दे रखा है, तो इतने ग्राम का क्या होगा, इसका मान भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, लेकिन हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, एक एसिटिक अम्ल वो होगा, ठीक है, एक एसिटिक अम्ल वो होगा जो आपने चारकोल पर नहीं बिछाया होगा। ठीक है, इस पर ऐसे डाल दिया होगा, फिर यहां से फिर से वापस से प्राप्त कर लिया होगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, अच्छा आयतन में कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि विलायक तो बह जाता है, जो विलय है एसिडिक एसिड के अणु है विलय, वो चिपक जाता है। तो यहां पर मान लो 0.5 मोलर है, 100 ml है, यहां पर ये रहेगा तो 100 ml ही, और इसकी जो सांद्रता है वो 0.49 मोलर होगी बेटा। समझ रहे हो आप? आपको हाँ सर इतनी बात तो समझ गए। तो आप ये देखो यहां पर इसके मोल कितने होंगे, ठीक है, अधिशोषण से पहले। तो हम लोग कहेंगे भाई अधिशोषण से पहले, अधिशोषण से पहले कितने मोल होंगे बेटा? तो हम लोग कहेंगे भाई एसिटिक एसिड के मोल का सूत्र होगा हमारे पास मोलरता गुणा आयतन। ठीक है भाई, मोलरता हमें 0.5 है, आयतन हमारे पास 100 ml है, तो ये 50 मिलीमोल आ गया। बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, 50 मिलीमोल। डेटा भी कहीं कहीं मैच होगा, लेकिन कुछ कुछ चेंज भी है। आगे देखिए और क्या करोगे भाई। सर देखिए यहां पर हमें वो है क्या बोलते हैं, अगर हम यहां पर निकालेंगे भाई अधिशोषण के पश्चात, ठीक है, तो जो एसिटिक एसिड के मोल होंगे, मिली मोल होंगे, ठीक है, मिली मोल, तो आप लिखोगे मोलरता गुणा आयतन, तो 0.49 गुणा 100 करोगे तो हमारे पास 4.9 नहीं 49 ही आएगा, 49 मिलीमोल आएंगे। ठीक है, तो बात यह है कि भाई अधिशोषित कितने मोल हुए। ठीक है, क्या हुए बेटा, अधिशोषित कितने मोल हुए। तो अधिशोषण होने वाले तो यहां होंगे बेटा, तो हम लोग कहेंगे अधिशोषित मिलीमोल। आप 50 में से 49 माइनस करोगे तो हमारे पास 1 मिलीमोल अधिशोषित हुआ, या इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो बेटा 1000 से भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब 1/1000 यानी 10 की घात माइनस के 3 मोल जो हैं वो अधिशोषित हुए। ठीक है, अगर आप कणुओं की संख्या निकालोगे भाई, क्या निकालोगे, कणों की संख्या। तो कणों की संख्या कैसे निकालोगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारे पास मोल है। ठीक है, अवगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करोगे। पहली चीज तो ये देख लो, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी Na का मान दे नहीं रखा, तो अवगाद्रो संख्या जो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूलों में भाई वही यूज करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास क्या होगा यहां पर, अधिशोषित कणों की संख्या, कणों की संख्या, तो फॉर्मूला होगा मोल गुणा अवगाद्रो नियतांक। अब मोल जो है हमारे पास वो 10 की घात माइनस के 3 आए हैं। आप देख लो कहां पर आ गए बेटा, 10 की घात माइनस के 3 मोल आए हैं। तो आपने यहां पर क्या कर दिया बेटा, 10 की घात माइनस के 3 कर दिया। Na का मान आ गया 6.02 गुणा 10 की घात 23, यानी ये मान हो गया 6.02 गुणा 10 की घात 20। इतने अणु हैं हमारे पास। यहां तक भी काम बन गया आपको, सर यहां तक तो समझ में आ गया। तो भाई अब देखो यहां पर इन्होंने जो क्षेत्रफल दे रखा है, जो ये अणु चिपके, ये हमारे पास 1.2 ग्राम पर है, और 1 ग्राम पर, ठीक है, 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर डाला गया, तो 1 ग्राम का क्षेत्रफल दे रखा है इतना। ठीक है, और हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है और एक अणु द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल।
तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो मान है ये 1 ग्राम के लिए है, मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। तो इससे हम एलिमेंट्री मेथड लिखवाएंगे बेटा। कैसे? हम कहेंगे ऐसे करके भाई, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, यहां से देखना, हम कहेंगे 1.2 ग्राम चारकोल द्वारा घेरा गया, नहीं पहले तो 1 ग्राम चारकोल द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बराबर, जो दे रखा है हमें क्षेत्रफल, वो दे रखा है 3.01 10 की घात 2 मीटर स्क्वायर। तो 3.01 गुणा 10 की घात 2 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है बेटा। आप कहोगे ठीक है भाई, तो 1.2 ग्राम के लिए कितना होगा, क्योंकि ये जो अणु है तो 1.2 ग्राम के लिए बेटा। तो हम लोग कहेंगे 1.2 से गुणा कर लेते हैं, तो 1.2 ग्राम चारकोल द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है, 1.2 ग्राम चारकोल द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 3.01 गुणा 1.2 या कह लो 1.2 गुणा 10 3.01 गुणा 10 की घात 2 मीटर स्क्वायर ये आया। तो जो 1.2 ग्राम चारकोल है वो इतने अणुओं ने घेर रखा है बेटा। तो इनका क्षेत्रफल कह लो या इनका क्षेत्रफल कह लो, एक ही बात होगी बेटा। तो हम लोग कहेंगे 6.02 गुणा 10 की घात 20 एसिटिक अम्ल के अणुओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर ये जो मान है, क्योंकि ये जो भी 1.2 ग्राम था उस पर तो इतने अणु थे बेटा। तो हमने 1.2 गुणा 10 3.01 गुणा 10 की घात 2। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है एक अणु के लिए, हमें क्या निकालना है कि एक अणु का क्षेत्रफल कितना होगा। इसको उधर ले जाओ पूरे मान को। तो हमारे पास एक एसिटिक एसिड अणु का क्षेत्रफल बराबर 1.2 गुणा 3.01 गुणा 10 की घात 2, ठीक है, और 6.02 है, 6.02 गुणा 10 की घात 20। अब देखो बेटा, इसको आप हल करोगे, इससे कट गया 2 दफा, ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे तो एक घात कट जाए, खत्म हो जाएगी। अब 2 यहां पर आ गया, ये 6 हो गया। अब हमारे पास मान आ गया है इससे एक जीरो से यहां पर भी 19 बचेगा। तो हमारे पास आ गया बेटा 6 गुणा 10 की घात 19। अब क्योंकि उस टाइम पर ये क्वेश्चन बेटा कैसा था, सब्जेक्टिव, तो हमने सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला था उस टाइम पेपर आईआईटी का, तो आपने लिखे हुए में आंसर ये निकाल दिया। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव की भी बात आए तो क्वेश्चन का केवल ट्रेंड चेंज है, पी का मान चेंज है, इंटीजर टाइप में आ सकता है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, पहले पेपर होता था, लिखना पड़ता था, आज के टाइम पे कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर में आंसर लिखना पड़ता है। तो ये जो इंटीजर वाला क्वेश्चन है कहां गया, जो ये इंटीजर वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये इंटीजर है, वो सब्जेक्टिव है क्वेश्चन सेम ही, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों उसको यहां पर फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो है अक्रिय वातावरण यानी इनर्ट एटमॉस्फेयर में 1.24 ग्राम सफेद फास्फोरस को उबलते हुए NaOH विलयन में घोलने पर गैस क्यू प्राप्त हुई। गैस क्यू को पूरी तरह से उपभोग करने के लिए आवश्यक CuSO4 की मात्रा ग्राम में पूछनी है, कितनी होगी। आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी क्लास में करे हुए हैं, सीमांत अभिकर्मक वाले, या भाई 2 अभिक्रिया दे रखी होगी, यहां पर उत्पाद बना वो वहां पे खर्च हो गया, इस तरीके के।
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आपने पढ़ी होगी पी ब्लॉक के ग्रुप 15 में अभिक्रिया, ठीक है, और ये फॉस्फीन बनाने की लैब विधि भी है। तो क्या होता है बेटा, जो सफेद फास्फोरस होता है P4, वो अभिक्रिया करता है NaOH के साथ, ठीक है, वो क्या करता है बेटा, 3 NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, और 3 होते हैं जल के अणु। फिर ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है PH3, ये क्या बनाता है बेटा, PH3 बनाता है फॉस्फीन, ठीक है, और बनाता है भाई ये 3 Na, ठीक है, NaH2PO2, ठीक है, NaH2PO2। आशा करता हूं कि बैलेंसिंग हो गई होगी। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 एकम 3 और हाँ ऑक्सीजन 6 है। हाइड्रोजन देखोगे तो 3 इधर और 9 इधर, 3 इधर, 6 उधर, 9 उधर, ठीक है, बैलेंस है, ये अभिक्रिया बैलेंस है। अब ये क्या फॉस्फीन क्या करता है, ये जो गैस है फॉस्फीन, यही गैस क्यू है, ठीक है, यही क्या है हमारे पास, गैस क्यू है मान लो। अब जो फॉस्फीन गैस है ये अभिक्रिया करती है CuSO4 के साथ, ठीक है। अब CuSO4 के साथ अभिक्रिया करेगी दोस्तों। अब मेरा काम क्या है ना, कॉन्सेप्ट सिखाना है। आप भी जानते होंगे भाई, हम लोगों का एडवांस में पैन खुद चलना चाहिए, मास्टर तो आएंगे नहीं करने के लिए। अब फॉस्फीन जब CuSO4 के साथ अभिक्रिया करती है, सुनना मेरी बात को, तो यहां पर बनेगा बेटा Cu3P2 प्लस H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अभिक्रिया को अगर आप बैलेंस करोगे तो आप देखना भाई, यहां पर 3 इसके करना, 3 सल्फेट और 3 इसके करना, ठीक है, यहां पर इसके 2 करना, 2 फॉस्फीन 2 फॉस्फोरस हो गए, हाइड्रोजन 2 तिया 6 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, कॉपर 3 है, बैलेंस हो गई अभिक्रिया। 2 फॉस्फीन 3 कॉपर, Cu3P2 और 2 H2SO4, बैलेंस है पूरी। अब यहां पर क्या कर रखा है बेटा, इनके एक तरीके से वो दे रखे हैं हमें, क्या भाई, सबके परमाणु भार, ताकि अणु भार निकालने में आसानी हो। सफेद फास्फोरस का भार दे रखा है हमें 1.24 ग्राम, तो इसका भार दे दिया बेटा 1.24 ग्राम, ठीक है। यानी यही हमारे पास सीमांत अभिकर्मक है, इससे हम निकालेंगे इसका भार। तो देखो बेटा, अगर हमें कोई चीज दे रखी है, उसकी मात्रा निश्चित कर रखी है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। और हमें उत्पाद की मात्रा ज्ञात करनी है, तो आप लोग ये समझ के चलिएगा कि भाई जो एक्सटेंट होगा लिमिटिंग रिएजेंट का, वो एक्सटेंट बराबर होता है प्रोडक्ट का, होता है कि नहीं होता, आप कहोगे हाँ सर। यानी जो आपके पास मोल होंगे P4 के बटे रस समीकरण मिति गुणांक 1, वही हमारे पास फॉस्फीन के मोल होंगे रस समीकरण मिति गुणांक 1, यानी बराबर आ गए। तो यहां से हमारे पास जो फॉस्फीन के मोल निकल के आएंगे फॉस्फीन के, वो हमारे पास P4 के मोल के बराबर आएंगे, और इसका फॉर्मूला होगा भार बटे अणुभार से। अब हमें सफेद फास्फोरस का जो भार दे रखा है, वो दे रखा है 1.24, और आप जब अणुभार निकालोगे, एक फास्फोरस का 31 होता है, 2 फास्फोरस का 62 होगा, तो बेटा 4 फास्फोरस का 124 होगा, तो इसका अणुभार निकलेगा 124। हल करने पर आप देखोगे, इस पॉइंट को हटाओ तो यहां पर 10 की घात माइनस के 2 आएंगे, इससे पूरा ये कट गया, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 आ गया बेटा मोल। आपको पता है हमने ना क्रमानुसार अभिक्रिया पढ़ी थी क्लास के अंदर, क्रमानुसार अभिक्रिया। तो यहां से अब आपको क्या करना है, देखो यहां से काम तुम्हारा है, ठीक है। यहां पर तुम क्या करोगे कि क्रमानुसार अभिक्रिया में जो हमारे पास ये मात्रा आई, यही मात्रा यहां पर खर्च हो गई। तो अगर यहां पर हम मोल लिखेंगे बेटा इसके फॉस्फीन के, तो फॉस्फीन के मोल वहां पर इतने आएंगे जो वहां पर आए थे, वो कितने थे, 10 की घात माइनस के 2 मोल। ओके जी, हमें इसकी मात्रा निकालनी है बेटा ग्राम में कॉपर सल्फेट की। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आवश्यक मात्रा के लिए, आवश्यक मात्रा के लिए अगर हमें किसी एक अभिकर्मक का मात्रा पता है, दूसरी ज्ञात करना हो, तो हम उनका एक्सटेंट बराबर कर देते हैं कि फॉस्फीन का एक्सटेंट बराबर कॉपर सल्फेट का एक्सटेंट,
लेकिन इस वाली अभिक्रिया में एक्सटेंट अलग है, इस वाली अभिक्रिया में एक्सटेंट अलग होगा। कभी सोचो कि वही मान यहां पे रख दोगे ना। अब यहां पर क्या होगा बेटा, फॉस्फीन के मोल PH3 के मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक 2, और यहां पर कॉपर सल्फेट के मोल और रस समीकरण मिति गुणांक कितना हो गया बेटा 3। तो फॉस्फीन के मोल हमारे पास कितने थे, 10 की घात माइनस के 2, तो 10 की घात माइनस के 2 बटे 2, इस ब्रज गुणा को इधर ले आओ तो 3 कर लो बेटा। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्या आ गए बेटा, मोल आ गए। कॉपर सल्फेट के क्या आ गए, मोल आ गए। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा भार ज्ञात करने का, मोल गुणा अणुभार। तो मोल हमारे पास आ गए 3/2 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अणुभार आप कॉपर सल्फेट का यहां से निकाल के रखोगे, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, कॉपर का अलग, सल्फर का अलग, ठीक है, ऑक्सीजन का अलग। तो कॉपर सल्फेट का अणुभार यहां रखोगे, गुणा करोगे और मुझे भार ज्ञात करके कमेंट में आंसर दोगे बेटा, ठीक है, भार ज्ञात करके कमेंट में आंसर दोगे। यहां तक मैंने करवाया है, इसके आगे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने पर भले ही एक बार से लगे कि भाई कठिन है, ठीक है, पर क्वेश्चन आसान है। ऐसा नहीं कि आपने पहले करा नहीं हुआ, पहले आप लोगों ने क्वेश्चन ये करा हुआ है बड़े प्यार से, और ठीक है। ठीक है बेटा। इतना तो कर सकते हो ना यार। अब देखो बेटा आगे, और मैंने हमेशा ये बात बोली है बेटा आप लोगों को, हमेशा दिमाग से क्वेश्चन करना है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आपसे 100% बनेंगे, गारंटी है मेरी, गारंटी है। जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। और फिर हमारे पास देखो एसिटोफिनोन जो होता है, ये होता है एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर। आगे आपको अभिक्रिया करनी, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है तो अभिक्रिया करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद आपको जो परसेंटेज यील्ड है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, प्रतिशत लब्धि, ठीक है। और इस तरीके से ही समझाया था कि भाई इसने ए दिया, फिर जैसे आपको याद होगा ना मैंने क्लास में कैसे करवाए थे, ए से मान लो 2B बना, फिर बी से 3C बना, और यहां पर लब्धि दे रखी होती है ना, उसके हिसाब से जो यहां पर मात्रा होती है वो यहां पर, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब पहले तो हमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक का ज्ञान होना चाहिए। आप ध्यान रखो, जब भी Br और NaO और बाद में जल अपघटन है, जल अपघटन अलग प्रोसेस है, लेकिन NaOBr का मतलब होता है Br2 प्लस NaOH का मिश्रण। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि भाई ये तो वो जैसे आइडोफोम अभिक्रिया होती है, क्लोरोफोम अभिक्रिया होती है, ब्रोमोफोम अभिक्रिया है, यानी हेलोफोम अभिक्रिया है। और आप लोग देख सकते हो एसिटोफिनोन में ये ग्रुप है CH3CO ग्रुप, तो ये ब्रोमोफोम अभिक्रिया दे सकता है। ब्रोमोफोम अभिक्रिया में क्या होता था कि इतना हिस्सा हमारा ब्रोमोफोम का बनता था, तो जो हमारे पास CHBr3 है, तो ये बन जाएगा, अलग हो गया। अब यहां पर इसका लवण बनता हमारे पास सोडियम का, लेकिन बाद में आपने जल अपघटन कर दिया तो बेटा यहां पर बनेगा अम्ल। यहां पर क्या बन गया बेटा, अम्ल। तो ये बन गया हमारे पास बेंजोइक अम्ल। अमोनिया के साथ गर्म करोगे, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा एमाइड। हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एमाइड। और फिर आप लोगों ने क्षार के साथ ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करोगे तो इस अभिक्रिया को कहते हैं होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी होफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। यहां पर क्या होता है बेटा कि ये जो CO वाला ग्रुप है, ये जो CO वाला ग्रुप है ये गायब हो जाता है, और यहां पर बनती है हमारे पास ऐसे एमीन। हमारे पास क्या बन गई बेटा, एमीन बन गई। फिर उसके बाद आगे चल के जब एमीन है, ध्यान रखना बेटा, चौथे स्टेप में क्या हुआ, एमीन है, और एमीन का जो प्लस एम प्रभाव होता है वो बहुत प्रबल होता है। और आपको पता होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन रागी वो आके लग जाते हैं। जब आप ब्रोमीन के 3 इक्विवेलेंट लोगे एसिटिक अम्ल में, तो अभिक्रिया 100% होगी, ये तो लब्धि दे रखी है। और जो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमीन के 3 इक्विवेलेंट, उससे बनेगा हमारे पास क्या बेटा कि भाई एनिलीन, एनिलीन सभी ऑर्थो और पैरा पे Br और 3 HBr, ये बाई प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो पहले तो अभिक्रिया करना है,
उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक चरण की लब्धि दे रखी है, निम्न अभिक्रिया अनुक्रम में 10 मोल एसिटोफिनोन से प्राप्त कर उत्पाद डी की मात्रा ग्राम में ज्ञात करनी है। इसकी मात्रा ग्राम में ज्ञात करनी है। सिंपल है, पहले मोल निकालो और मोल से परसेंटेज निकालो। आप सोच के देखो, अगर यहां से हमने 10 मोल से अभिक्रिया स्टार्ट करी, सबका 1-1 है, और 60% अभिक्रिया हुई, ठीक है, तो ए के कितने बनेंगे बेटा? तो 10 मोल का 60% क्या होगा? ये तो यहां पर मतलब देखो, रस समीकरण मिति गुणांक सब में 1-1 है, तो रस समीकरण मिति गुणांक की टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। 10 मोल के 60% हुआ तो कितना हुआ बेटा? 6 मोल। तो 6 मोल हमारे पास बने किसके बेटा? बेंजोइक अम्ल के। आगे अभिक्रिया हुई, 50% अभिक्रिया हुई, तो 1 मोल से 1 मोल बनता, 6 मोल से 6 मोल बनते, लेकिन उसका आधा कितना हो जाएगा? 50%, 3 मोल। तो 3 मोल हमारे पास बेटा किसके बन गए? एमाइड के। आगे हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास फिर 50% अभिक्रिया चली, तो 3 मोल का आधा कितना हो जाएगा? 50%, आपको सर जी 1.5 मोल। तो हमारे पास ये कितना आ गया बेटा? 1.5 मोल। आगे ये कह रहा है कि भाई आगे अभिक्रिया 100% चली, यानी इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता, तो 1.5 मोल से 1.5 मोल बने, क्योंकि देखो 100% अभिक्रिया चली है। तो हमने इसके मोल निकाल लिए 1.5 मोल। क्या निकाल लिए बेटा? 1.5 मोल निकाल लिए। आशा करता हूं कि इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको कि हाँ सर, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? आपको भार ज्ञात करना है, क्योंकि ग्राम में भार निकाल रखा है बेटा। तो भार ज्ञात करने के लिए हमें मोल गुणा अणुभार की मल्टीप्लाई करनी है। आपको क्या लगता है? अब ये भी मैं ही करके दूंगा। देखो मोल पता लग गए, आप इसका फॉर्मूला देखना बेटा। यहां कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और आपको पता होगा यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन है। इसका फॉर्मूला होगा 6 कार्बन होंगे, 1 नाइट्रोजन है, ठीक है, 3 ब्रोमीन है Br3, 6 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, 3 ब्रोमीन है। हाइड्रोजन देखोगे तो 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, तो हाइड्रोजन के 4 हैं। इससे क्या करोगे आप? अणुभार ज्ञात कर लोगे। बाकी सारे मान आपको दे ही रखे हैं यहां पर। तो मोल आपके पास 1.5 है, अणुभार के आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका भार ज्ञात कर देना बेटा, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छोड़ देना, क्योंकि देखो मैं भी चेक करता हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन बना या नहीं बना, ठीक है। 2018 का PYQ है, और इस क्वेश्चन से हम लोगों ने एक तो परसेंटेज ईल्ड वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया, और ये समझ लो कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। छापो फटाफट। देखो भाई, तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन का नाम है 516 ग्राम। मतलब क्वेश्चन ये 2022 में आया हुआ है, एडवांस का ही क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों ने पहला क्वेश्चन किया बेटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया 2018 वाला। अब इस क्वेश्चन में क्या था? परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट था। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं परसेंटेज यील्ड में, और सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं परसेंटेज यील्ड में, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आए हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये है जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है भाई। अब इसमें क्या है? 516 ग्राम डाइमिथाइल, डाइमिथाइल यानी 2CH3, और डाइक्लोरो 2 क्लोरो, और सिलेन, जैसे एल्केन होता है वो सिलेन ये है। इसका जल अपघटन करा, जल के साथ उपचारित किया, तो हमारे पास एक के साथ स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में अभिक्रिया कराने पर एक टेट्रामेरिक चक्रीय उत्पाद बना। मतलब ये मैंने अभिक्रिया, देखो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी थी किससे? पी ब्लॉक वाले चैप्टर से, ये काम आपका था, ठीक है, कि पी ब्लॉक में आपने कार्बन वाली फैमिली पढ़ी होगी, उसमें ये पढ़े होंगे सिलेन्स, ठीक है, तो ग्रुप 14 में, तो वहां पर ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया मैंने आपको दे दी। अब ये आसान, देखो अगर आपको तो ये याद करनी थी, मैं आपको सही बताऊं, आपको ये याद करनी थी, क्योंकि आपने पी ब्लॉक का इसमें टेस्ट है, भाई पी ब्लॉक भी तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अगर आपने ये अभिक्रिया याद आ गई कि हाँ भाई वो टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा जो ये अभिक्रिया देता है, और आप देख लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आप ये देखो, इसको भले ही बड़ा बड़ा दे रखा हो, आप सिंपली देखना कि भाई इसका भार दे रखा है हमारे पास 516 ग्राम, 516 ग्राम, और आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? आपको ज्ञात करना है इसका भार, इसका भार ज्ञात करना है। बस फर्क ये है कि यहां पर आप लोग क्या करोगे बेटा? यहां पर आप लोगों को देखना है कि जो अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि है वो 75% है, ठीक है।
तो आप लोगों को तो सिंपली ऐसा भी पता होगा, जब ऐसे कोई अभिक्रिया दे रखी होती थी और मैं ऐसे उत्पाद का मोल पूछा करता था तो मैं लिखता था भाई इसके कितने हमारे पास वो होंगे रस समीकरण गुणांक, आप कहोगे 1 तो 1 लिख दिया। यहां पर जिससे निकाल रहे हो वो इधर चला गया 1/4, फिर इसके जितने भी मोल होंगे, ठीक है, मोल किसके बेटा, CH3 का होल ट्वाइस SiCl2 के मोल, ठीक है। फिर अगर हमें परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है तो आप लोग क्या करोगे बेटा, 75 से मल्टीप्लाई और 100 से भाग, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसके मोल निकल के आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके मोल ज्ञात कर लो। अब इसका जो भार है वो हमारे पास दे रखा है 516 ग्राम, 516 ग्राम। अगर हम इसका अणुभार ज्ञात करें बेटा, किसका बेटा, इस यौगिक का, तो हमारे पास ध्यान से देखते हैं, अणुभार डायरेक्ट तो नहीं दे रखा, परमाणु भार युक्त करने के दे रखे हैं और ये सारे हमें दे रखे थे क्वेश्चन में। आप लोग क्या करोगे, 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है तो 24, 6 हाइड्रोजन है तो बेटा 6 हाइड्रोजन हो गए। ये रस समीकरण मिति गुणांक है, ध्यान रखना बेटा, ये रस समीकरण मिति गुणांक है, अणु यही है, अणु क्या है, CH3 का होल ट्वाइस SiCl2। और भाई सिलिकॉन का कितना हो गया हमारे पास 28, क्लोरीन के 2 हैं, एक क्लोरीन का 35.5 है तो इसको 71 जोड़ लो। तो जब आप इसको जोड़ोगे 30 और 28 58, ठीक है, 58 में 71 जोड़ लो भाई, चल जा भाई कैलकुलेटर। देखो भाई, तो हमारे पास 24 + 6 + 28 + 71, तो ये आ गया बेटा 129 ग्राम प्रति मोल इसका अणुभार आ गया। तो मोल कितने होंगे बेटा इसके, मोल होंगे इसके भार बटे अणुभार से, यानी 516/129, ऐसे कर दो, ये मोल है और यही हमें यहां जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास 1/4 गुणा इसके मोल आए 516/129 और 75 गुणा 75/100। हल करोगे आप तो ये 3 में गया, ये 4 में गया, ठीक है, फिर आपके पास 4 ही कम 4, तो हमारे पास 4 का पहाड़ा चलाओगे तो 1 2 9 ये आ गया। वाह भाई, 129 से बेटा 129 ये कट गया, ठीक है। तो मोल आए हमारे पास 3/4, ठीक है। अब हमें भार ज्ञात करना है बेटा, भार हमारे पास होता है मोल गुणा अणुभार, ठीक है। तो क्योंकि भार निकालना था इसका, तो हमारे पास इसके मोल तो आ गए बेटा 3/4, अणुभार हमें चाहिए इसका, क्योंकि इसका ज्ञात करना है ना हमें भार, उत्पाद का ही पूछा है हमसे। तो भाई हमसे पूछा है कि जो प्राप्त उत्पाद X का भार ग्राम में क्या होगा, बता दो भाई है ना। तो हमारे पास इसका भार निकाल देना और आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है भाई, इतना तो तुम कर लोगे ना कि 1 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 सिलिकॉन, इस बार ऑक्सीजन, और ध्यान रखना होल 4 है, यानी सबको 4 से गुणा करना है तब जाके इसका मान आएगा, ठीक है। तो इस पूरे अणु को, ये पूरा एक ही अणु है, इसका अणुभार ज्ञात कर लेना और इस अणुभार को आप यहां मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर मैच होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन है ये हमने करके भी देखे, शांति से और कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज किया और ये भी समझ लिया कि हाँ भाई इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें करना है कि भाई ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका मान आप लोग मुझे को दोगे कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे ना, तो चाहे तो आप इसको उससे मान लो कि भाई मेटलर्जी से, या जिन बच्चों ने बेटा पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पी ब्लॉक, उसकी अभिक्रिया का यूज होगा। बाकी सिस्टम सारे के सारे आपके वही चलेंगे जो आपके चलते आए हैं मोल अवधारणा के, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा है, गैलेना जिसको पीबीएस कहते हैं, को उच्च ताप पर हवा में प्रवाहित किया गया, ठीक है, और आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। कुछ समय बाद
हवा का प्रवाह रोक दिया जाता है, लेकिन एक बंद भट्टी में गर्म करना जारी रखा जाता है ताकि सामग्री का स्व अपचयन हो सके और प्रति किलोग्राम उपभोग की गई, ध्यान रखना बेटा, प्रति किलोग्राम उपभोग की गई O2 प्राप्त करने में लेड का भार बताना है कितना होगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पीबीएस के बारे में। जब पीबीएस को ठोस होता है, वैसे ही O2 के साथ गर्म करेंगे तो हमारे पास पीबीओ बनेगा और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। अभिक्रिया को अगर हम बैलेंस करें तो इसके काम करते हैं, 2 कर देते हैं, इसके भी 2 कर देते हैं और लेड के इधर भी 2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 2 और 2 तो यहां पर 3, तो यहां पर 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली अभिक्रिया में क्या कहा कि भाई आपने ऑक्सीजन को रोक दिया। ऑक्सीजन को रोकने पर जो हमारे पास ये है पीबीओ जो बना और जो अभिकारक था पहले से ही पीबीएस, इसने आपस में अभिक्रिया करी दोबारा और यहां पर बन गया लेड, स्व अपचयित हो गया ये लेड, और यहां पर बन गया बेटा SO2। अभिक्रिया को अगर आप बैलेंस करोगे तो एक पीबीओ इधर, एक पीबीओ उधर, बेटा इसको आप 2 करोगे, 2 पीबी हो गया, 2 क्या आपको 3 करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ऑक्सीजन है ना उधर, सल्फर 1 ऑक्सीजन 2, उसको 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा भाई। तो SO2 तो हो गया क्लियर। अब यहां पर लेड के कितने हो गए बेटा, 2 और 1 3, तो आपने 3 कर दिया इसके साथ, तो अभिक्रिया तो आपके पास हो गई है। अब ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 में आया है। अब आपको इसके हिसाब से बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, तो प्राप्त होने वाला लेड, तो इन्होंने कहा कि गैलेना को उच्च ताप पर हवा प्रवाहित करके आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। कुछ समय बाद हवा का प्रवाह रोक दिया जाता है, लेकिन बंद भट्टी में गर्म करना जारी रखा जाता है ताकि सामग्री का स्व अपचयन हो सके। प्रति किलोग्राम उपभोग की गई ऑक्सीजन पर प्राप्त होने वाले लेड का किलोग्राम में भार बताइए। ठीक है, प्रति किलोग्राम, इसमें भाई प्रति किलोग्राम उपभोग की गई ऑक्सीजन, यानी अगर मैं इसका 1 किलोग्राम ऑक्सीजन का ले लूं, 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, तो बताना है लेड का भार पूछा है, मोल कितने पूछे बेटा, अब इसका भार पूछा है किलोग्राम में। तो आप समझ जाना एक बात, ये दोनों अभिक्रिया क्रमानुसार अभिक्रिया है। अगर आपको यहां पर ऑक्सीजन के 1 किलोग्राम में मोल पता है, मतलब भार पता है, तो उससे आप लेड का क्या निकाल सकते हो, भार निकाल सकते हो या मोल ज्ञात कर सकते हो। जो मोल हमारे पास लेड के यहां बनेंगे वही यहां पर खर्च होंगे। ठीक है, फिर उनके खर्च होने से यहां पर लेड के मोल बन जाएंगे, और जब ये मोल पता लग जाएंगे तो इसको भार में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हमारे पास प्रति किलोग्राम ऑक्सीजन का उपभोग है, तो हमने इसका भार मान लिया बेटा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम को हम मान सकते हैं 1000 ग्राम। और अगर हम यहां पर मोल की बात करें ऑक्सीजन के, तो भार बटे अणुभार ये यूज करेंगे, तो 1000/32 आएगा बेटा। ठीक है, 1000/32 मोल किसके थे, ऑक्सीजन के। अगर मुझे ज्ञात करने हो बेटा इसके मोल, पीबीओ के मोल निकालने हो पीबीओ के, तो तरीका बताता हूं। यहां पर 2 लिखा है तो आप यहां पर 2 लिखो। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है ऑक्सीजन वाली साइड में 3, तो ये 3 उधर चला जाएगा बटे में 3 है, तो आप रस समीकरण मिति गुणांक वाला कर सकते हो, एक्सटेंट वाले सिस्टम से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 यहां लिखा है तो 2, 3 लिखा है तो उसके बने में ये मोल उठा के यहां रख दिए, तो हमारे पास 1000/32 मोल किसके आ गए बेटा, ऑक्सीजन पीबीओ के। अब पीबीओ क्या है बेटा, पीबीओ है हमारे पास एक तरीके से क्या बोलते हैं, उत्पाद, और वही उत्पाद पूर्ण रूप से यहां पर खर्च हो गया, समझ रहे हो, पूर्ण रूप से यहां पर खर्च हो गया। तो जो मोल वहां पर है वही मोल हमारे पास यहां पर यूज होंगे। तो आप इसको एक काम कर लो, अगर आप इसको हल कर सको और हल्का तो कर लो भाई, 2 × 2 और यहां 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया इसके मोल 1000/3 और यहां पर 16 ऐसे आ गया। ठीक है, आपको निकालना है लेड के मोल, तो लेड के मोल निकालना देखो कितना आसान है भाई।
मोल निकालने हैं लेड के। लेड के साथ क्या लिखा है 3, तो आप 3 लिख दो बटे, इधर क्या लिखा है बेटा 2, तो बटे में 2 ले आओ। अब ये जो मोल थे हमारे पास, ये वाले मोल, इनको पूरा उठा के वहां रख दो। तो हम लोगों ने क्या काम करा बेटा, यहां पर आ गया हमारे पास 1000 बटे 3 और यहां पर हो गया 16। ये मोल आ गया बेटा लेड के। अब हमें इसका भार ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब 4 के पहाड़े में ये 250 में कटेगा और ये 4 में कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का पहाड़ा फिर आएगा शायद, तो हम लोग कह सकते हैं 4 का पहाड़ा आ सकता है कि नहीं, नहीं आ सकता। 2 एकम 2 और ये हो गया 125। 125 बटे 4 मोल आ गए हमारे पास लेड के, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर इसका 125 बटे 4 मोल आए हैं, तो हम इसका भार ज्ञात कर देते हैं। भार बराबर होता है मोल गुणा अणुभार। तो मोल हमारे पास है 125 बटे 4, अणुभार हमारे पास कितना है लेड का 207। कितना है बेटा 207। कितना है भाई 207। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर ये जो भार आएगा ये आएगा ग्राम में, इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना। इतना काम तो आप कर सकते हो भाई, क्योंकि देखो मोल को अणुभार से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राम में आता है। हम लोगों से पूछा है पीबी का भार किलोग्राम में, तो इसको आप 1000 से भाग कर देना, ठीक है। क्या कर दोगे 1000 से भाग, तो 1000 से भाग करने पर हमारे पास आएगा, भार आएगा लेड का 125 बटे 4 गुणा 207 बटे 1000 ऐसे कर लेना। तो 125 एकम 25 और ये आएगा 1000 में, क्या आएगा, सॉरी 8 में, ठीक है 8 में आ जाएगा। अब देख लो भाई 207 बटे 8 चौक कितने होते हैं भाई 32। अब इसको हल कर लो आप, तो हमारे पास ये आएगा 207 भाग 32, तो 6.4875 किलोग्राम आया है। अब देख लेना वहां पर क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा कि भाई इंटीजर में 1 नंबर तक देना है, दशमलव के 1 बाद देना है, 2 देना है, वो देख लेना आप। लेकिन ये बात क्लियर हो गई यहां से कि भाई अगर हमारे पास 1 किलोग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होती है तो उसके बाद कितने किलोग्राम लेड बनेगा, ठीक है जी। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक दोस्तों। अब देखो भाई ये क्लियर है, तो आप लोग इसका आंसर दशमलव के 2 स्थान तक देना, 3 तक देना, और तुम पर स्थान होगा, डिपेंड करेगा, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो भाई आगे अगला क्वेश्चन है जेई एडवांस 2020 और काफी कुछ सिखाने को मिलेगा इसमें, ठीक है। क्या होगा भाई, इसमें एल्यूमिनियम अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन बनती है। 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के 50 ml के साथ अभिक्रिया करता है, तो 300 केल्विन और 1 वायुमंडल दाब पर उत्पन्न हाइड्रोजन गैस का आयतन बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 2-3 चैप्टर छुपे हैं, मतलब दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, और फिर वो यूज हो जाएंगे। आप लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी का नाम सुना होगा, उसमें आप जानते होंगे सक्रिय धातु जो होती है एल्यूमिनियम जैसी, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है। क्या बनाएगी भाई, लवण, Al2SO4 का होल थ्राइस, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी, ठीक है। क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ, टेंशन ना लो। अब यहां पर एल्यूमिनियम ठोस है, एल्यूमिनियम का भार हमें क्या दे रखा है बेटा, भार दे रखा है 5.4 ग्राम, और H2SO4 का कितना दे रखा है भाई 5 मोलर 50 ml, 5 मोलर 50 ml। और अभिक्रिया को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि इसमें मोल कॉन्सेप्ट सुना, इसमें मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बेटा गैसेस स्टेट, 3 चैप्टर को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। पहले तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ अभिक्रिया हो गई, विद्युत रसायन, फिर बात करते हैं बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग जब आप करोगे इसकी, ठीक है,
तो एल्यूमिनियम के उधर 2 हैं तो इधर आपने 2 कर दिए, और भाई सल्फेट के इधर कितने हैं, 3 है, तो आप इन्हें इधर 3 कर दिए। अब 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे बाहर हो गई, बैलेंसिंग हो गई। तो ये अब हम बात करेंगे बेटा इनके सीमांत अभिकर्मक वाले कॉन्सेप्ट, पहले इन दोनों में से सीमांत अभिकर्मक निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने जब इसके मिलीमोल ज्ञात करेंगे भार बटे अणुभार से, तो 5.4/27 ये आएगा, ठीक है, 5/27 ये मान आएगा। इस पॉइंट को अगर आप इधर हटाओगे तो 10 की घात -1, तो 1 ऐसे आएगा बेटा, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, तो हमारे पास आ गया 0.2 एल्यूमिनियम के मोल आ गए, 0.2 मोल, ठीक है। अगर आप निकालोगे H2SO4 का, तो मोलरता दे रखा है, आयतन दे रखा है, मोलरता 5 है, आयतन कितना है बेटा 50, तो 250 आ गया मिलीमोल। मोल में कन्वर्ट करोगे 1000 से भाग कर दोगे तो 0.25 मोल आ गया। अब हमें इसके भी मोल पता है, इसके भी मोल पता है, पर हमें रस समीकरण मिति गुणांक के हिसाब से अभी तक ये नहीं पता बेटा सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो हम लोगों को पता है बेटा सीमांत अभिकर्मक के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीमांत अभिकर्मक के लिए आपको मैंने सिखाया हुआ था कि जितने भी अभिकर्मक होंगे उनका एक्सटेंट निकालते हैं हम लोग। तो एक तरफ हमने निकाला बेटा एल्यूमिनियम का एक्सटेंट, जो कि बराबर होगा एल्यूमिनियम के मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक 2 है तो 2 लिख दिया भाई, ठीक है। अब यहां पर इसके 0.2 थे, बटे 2 करोगे तो 0.1 आएगा। और जब आप निकालोगे बेटा H2SO4 का एक्सटेंट, तो आप लिखोगे H2SO4 के मोल रस समीकरण मिति गुणांक बेटा 3, तो यहां पर 3 कर दोगे। अब यहां पर इसके मोल थे 0.25/3, तो आप जब इसको हल करोगे भाई तो 0.8 और 83 0.083 होगा बेटा, है ना, 0.833 ऐसे होगा। तो जिसका भी मान बेटा छोटा होगा वो हमारे पास रस समीकरण मिति गुणांक होगा। तो यहां पर इन दोनों के लिए H2SO4 का क्या आया बेटा, कम आया एक्सटेंट, तो H2SO4 क्या हो गया हमारे पास, सीमांत अभिकर्मक हो गया। तो हम लोगों ने लिख दिया भाई सीमांत अभिकर्मक तो H2SO4 है, ठीक है, सीमांत अभिकर्मक H2SO4 हो गया बेटा। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के मोल, क्या निकालना है बेटा, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के मोल। तो आप लोग लिखोगे बेटा एक्सटेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बराबर प्रोडक्ट यानी जो हाइड्रोजन के मोल होंगे, तो यहां पर आप लिखोगे H2SO4 के मोल रस समीकरण मिति गुणांक 3 बराबर हाइड्रोजन के मोल, क्योंकि यहां पर 3 लिखा है और यहां पर भी 3 है, तो हाइड्रोजन के मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक 3। तो आप देखोगे इस 3 से बेटा ये 3 कट गया, तो एक तरीके से हाइड्रोजन के जो मोल आए वो H2SO4 के मोल के बराबर ही हैं। और ये किसके बराबर थे बेटा, हमने कितने मोल निकाले थे इसके H2SO4 के 0.25, तो हमारे पास 0.25 मोल जो हैं वो हमारे पास H2SO4 के हैं। क्लियर, आप कहोगे सर यहां तक तो क्लियर है। अब आगे देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि गैस के जैसे ही मोल उनके पास आ गए तो वो क्या काम करते हैं बेटा, उनको लगता है कि आयतन में और मोल में एक संबंध होता है। तो उनको पता होगा एसटीपी पर आयतन का फॉर्मूला होता है 22.4 गुणा n। उनको लगता है कि ये करना है, आयतन पूछा है एसटीपी पर, और वो इस मोल का मान यहां रख देंगे और v यूज कर देंगे, आयतन निकाल देंगे। उनको लगेगा कि भाई हम लोगों को क्वेश्चन आ गया समझ में और हमारा बढ़िया हो गया। पर ये वो वाली बात है कि भाई 90% करेक्ट करने के बाद आखिर में एकदम से गुड़ गोबर कर देना, मतलब लास्ट में नेगेटिव मार्किंग खा देना। आप सोचोगे भाई सर ऐसा क्या होगा, मैंने कहा थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, लास्ट में उन्होंने 300 केल्विन दे रखा है और एसटीपी के लिए 273 केल्विन होता है। इसका मतलब है ये एसटीपी वाली अवस्था है ही नहीं, इन्होंने दाब भले ही एक वायुमंडल दे रखा हो। तो सर अब क्या करेंगे, मैंने कहा यार अब कुछ नहीं करना आपको, अब आपको आदर्श गैस समीकरण यूज करना है इसके बाद। तो जब हमें हाइड्रोजन के मोल पता लग गए तो आदर्श गैस समीकरण से आप प्रयोग करेंगे, आदर्श गैस समीकरण
हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एनआरटी। होता है कि नहीं होता एनआरटी? आपको हाँ सर होता है, पढ़ा तो है। तो पी उन्होंने दे रखा है एक वायुमंडल, आयतन हमें निकालना है, मोल हम निकाल चुके हैं 0.25, आर का मान उन्होंने दे रखा है। आपको सर कितना दे रखा है देख लो, 0.082 दे रखा है। तो हम लोगों ने 0.082 लिख दिया, तापमान 300 केल्विन लिख दिया। अब आयतन निकल के आएगा ना लीटर में बेटा, कैसे अब आ जाएगा? मैंने कहा हाँ निकाल के तो देखो। चलो भाई निकाल लेते हैं अब। तो 0.25 इंटू में 0.082 गुणा में 300, तो हमारे पास मान आ गया बेटा 6.15 लीटर। ठीक है, 6.15 लीटर। अब आप लोग देख लेना कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया गया है। इंटीजर में दे रखा है, ये दशमलव के 2 स्थान तक दे रखा है। ठीक है, मैंने आपका एग्जैक्टली कैलकुलेट करवा दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, एल्यूमिनियम पहले अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस निकली, तो ये कौन सी चैप्टर में पढ़ाई जाती है? ये पढ़ाई जाती है विद्युत और रासायनिक श्रेणी। कुछ बच्चे इसको रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, विद्युत रसायन में। फिर जब ये सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने की बात आती है, ये हम कहां पढ़ते हैं? मोल अवधारणा में आती है। फिर हमारे पास ये जो कहानी है, इसका यूज नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको करेंगे, पर इसका यूज करते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एसटीपी के लिए तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, 300 केल्विन नहीं। तो ये यूज ना कर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करेंगे, उसके बाद करेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो करिए भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए भाई आगे कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास है 900 ग्राम जल वाले एक जलीय विलयन में यूरिया का मूल प्रभाव दे रखा है। मतलब अब तो ये बाहुबली बॉक्स मेथड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, और सिंपली कुछ नहीं है। ये एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। 900 ग्राम जल वाले एक जलीय विलयन में, ठीक है, 900 ग्राम जल वाले एक जलीय विलयन में यूरिया का मूल प्रभाव 0.05 है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम है, तो यूरिया में विलयन की मोलरता क्या होगी? दिया गया है यूरिया का मोलर द्रव्यमान इतना। ठीक है बेटा, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जब हमें बाहुबली इसके कॉन्सेप्ट आते हैं क्वेश्चन किसी भी विलयन के, तो मैंने आपको आंख बंद करके एक बात बोली हुई है आपको कि सर क्या, आपको सर इसमें क्या, देखो आपको मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, अगर आपको याद हो। आपको सर कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए हुए हैं आप बता दो। एक होता है हमारे पास, यहां पर लिखते हैं विलय, एक तो विलयन पढ़ाया है बेटा मैंने आपको, और एक पढ़ाया मूल अवधारणा। यहां पर क्या होगा बेटा? विलायक, और यहां पर क्या होगा बेटा? विलयन। तो एक काम करते हैं, भार, आयतन और घनत्व, इस क्वेश्चन को एक बढ़िया ट्रिक से कर लेते हैं। आपको सर कैसे? यहां पर मोल प्रभाज दे रखा है यूरिया का, ठीक है, और मोल प्रभाज क्या दे रखा है? दे रखा है बेटा यूरिया का। ओके सर, क्लियर है। अब क्या करेंगे सर इसमें? तो 900 ग्राम जल वाले एक जलीय विलयन में, यानी जो जल है उसमें 900 ग्राम जो है हमारे पास विलायक यानी जल का भार है। ओके सर, मान गए। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है तो इतना सिंपल भी नहीं होगा, कभी सोचो। H2O। अच्छा, विलयन का घनत्व कितना दे रखा है? सर जी विलयन का घनत्व दे रखा है 1.2, तो ये हमने 1.2 ग्राम कर दिया भाई। ओके, और क्या दे है कि इसमें मोल प्रभाज दे रखा है किसका बेटा? यूरिया का 0.05। मैंने कहा ठीक है। तो आप लोगों को यूरिया का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे आप बेटा? यूरिया का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा? यूरिया के मोल बटे यूरिया के मोल प्लस जल के मोल, यही तो होंगे। आप कहोगे हाँ सर यही फॉर्मूला होगा। ओके, अब हमें क्या है, अगर हम मोल निकालें जल के, यहां भार तो पता ही है, तो मोल जब निकालेंगे आप जल के, तो हमारे पास आएगा भार बटे अणुभार। भार हमारे पास है 900, अणुभार होता है 18, तो 18 एकम 18, 5 और 0 50 मोल हो गए बेटा किसके? जल के। तो यहाँ पर 50 मोल आ गए हमारे पास किसके बेटा? जल के। तो हम लोगों ने क्या करा, मोल प्रभाज यूरिया का दे रखा है 0.05, यूरिया के मोल मान लो हमें ज्ञात करने हैं, बटे यूरिया के मोल हमें ज्ञात करने हैं, प्लस इसकी जगह पर 50 रख दिया। फिर हमने क्या करा, ब्रज गुणा कर दिया। ब्रज गुणा करोगे तो 0.05 यूरिया मोल यूरिया
और प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, पंजे पंजे 25 और 0 1 0 थी, 2.5 हो गए हमारे पास किसके बेटा, और प्लस सॉरी इधर बराबर मोल यूरिया। ये यूरिया जब उधर जाएगा तो 2.5 बराबर n यूरिया, ऐसे आ गया भाई, और उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.05 यूरिया। तो हमारे पास 0.95 ग्राम मोल आएंगे यूरिया के। अब यूरिया के मोल ज्ञात करने के लिए, यूरिया के मोल ज्ञात करने के लिए n यूरिया बराबर होगा हमारे पास 2.5 बटे 0.95, ठीक है, 0.95। अब आप इसको हल कर लो भाई, ठीक है, 2.5 भाग 0.95, तो हमारे पास आ गया भाई 2.63 मोल आ गए इसके बेटा, यूरिया के, ठीक है, 2.63 मोल आ गए यूरिया के। हमें भार ज्ञात करना है यूरिया का, मान लो, तो भार का फॉर्मूला होता है बेटा मोल गुणा अणुभार। मोल हमारे पास है 2.63, अणुभार है 60, तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, 2.63 गुणा 60, तो हमारे पास आ गया 157.8 ग्राम भार। तो यहां पर क्या होगा बेटा, विलेय का भार आ गया 157.8 ग्राम। और जब इसको आप गुणा करो, जोड़ोगे, क्योंकि भार क्या है, एक योगात्मक भौतिक गुण, तो भार को बेटा जब आप जोड़ोगे तो हमारे पास 900 में तो 1057.8 ग्राम आ गया, क्योंकि मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें मोल चाहिए, और यूरिया के मोल हमें पता है कितने हैं, 2.63। हमें विलयन का आयतन निकालना है, ये डब्बा, ये कैसे निकलेगा बेटा, विलयन का भार पता है और हमें घनत्व पता है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, विलयन के लिए, ठीक है, विलयन के लिए जो हमारे पास घनत्व का फॉर्मूला होता है वो होता है भार बटे आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होगा भार बटे घनत्व। तो बेटा भार कितना हुआ हमारे पास, 1057.8, घनत्व है 1.2, और ये मान ml में है, ठीक है, क्लियर है भाई। अब हमारे पास जब मोलरता की बात करोगे यूरिया की, तो यूरिया की मोलरता ज्ञात करने का तरीका क्या होगा भाई, मोलरता बराबर होगा यूरिया के मोल बटे टोटल आयतन सॉरी भाई, विलियन का वो भी लीटर में। तो मोल हमारे पास कितने आए बेटा, 2.63 2.63। आयतन कितना आया बेटा हमारे पास विलियन का, ये आया 1057.8, ठीक है, 1.2, और ये होता है बेटा ml में, 1.2 ml में। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करो या 1000 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा बेटा। अब आपको इसको हल करना है, यही मोलरता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, 2.63 गुणा 1.2 गुणा भाग, तो बेटा ये आ गया हमारे पास 2.98, यानी जब निकटतम पूर्णांक की बात करोगे तो 3 आएगा, ठीक है, निकटतम पूर्णांक की बात करोगे तो मोलरता 3 मोलर आएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये। मोल प्रभाव से पहले आप मोल निकाल लेते, क्योंकि यूरिया का भार दे रखा है तो उससे यूरिया के मोल निकल जाते, फिर यूरिया के मोल निकलते तो यूरिया का भार ज्ञात कर लेते, डब्बे में यहाँ रख लेते। मोलरता ज्ञात करने के लिए मुख्यतः हमें इन दोनों डब्बों की जरूरत पड़ती है, फाइनली हमें घूम फिर कर इन पर ही आना पड़ता है और अपना करेक्ट आंसर कर लेना होता है, ठीक है बेटा। अब भाई एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में 14 में आया हुआ है, तो एक आध क्वेश्चन तो बेटा मैं आपको होमवर्क दूंगा ही दूंगा, सारे क्वेश्चन तो मैं आपसे नहीं, मतलब विलियन वाले। और ये क्वेश्चन मेरा क्लास में करवाया हुआ है, तो ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा। इसका मैं आंसर भी बता देता हूँ, मेरे को याद है, स्टॉक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है ना, तो ये आया था बेटा, इसका 8 ml आएगा आंसर शायद, ठीक है, 8 ml आंसर आएगा, चेक कर लेना। अब हमारे पास
आईआईटी एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, CrH2O का 5Cl Cl2 के 0.1 मोलर विलयन में 30 ml में उपस्थित क्लोराइड आयनों की पूर्ण अवक्षेपण के लिए 0.1 मोलर AgNO3 के कितना आयतन की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा एक बात जानी होगी, जब हमारे पास कोई संकुल आयन होता है CrH2O का 5Cl, तो इसकी जो संकुल संख्या है वो 6 है, और बाहर वाले जो क्लोरीन होते हैं ये क्या काम करेंगे, AgN के साथ AgNO3 इसके साथ अभिक्रिया कर लेंगे, और ये मुक्त आयन हो सकते हैं जो AgCl के साथ जाकर PPT बना लेंगे। हम लोगों को ये भी पता है बेटा कि सिल्वर के क्लोराइड PPT बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 AgCl कर लिया क्योंकि 2 क्लोरीन है, इसके 2 कर लिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये ठोस में आ गया PPT प्लस 2 नाइट्रेट वहां पर लग जाएंगे, तो हमारे पास होगा बेटा CrH2O का 5 H2O का 5 Cl, और यहाँ पर आ गया बेटा NO नाइट्रेट नेगेटिव, ठीक है, NO2 नाइट्रेट का NO2 का फोल्टवाइज ऐसे कर लो आप, ठीक है, ये आ गया बेटा। अब रिएक्शन पूरी बैलेंस है, रिएक्शन क्या है, पूरी बैलेंस है भाई। आप देखोगे हमें इसके दे रखे हैं 0.01 मोलर, ठीक है, और 30 ml उपस्थित क्लोराइड, और के 30 भी ml है। हमें क्या निकालना है भाई, अवक्षेपण के लिए 0.1 मोलर के कितना आयतन चाहिए, तो इसका 0.1 मोलर है आयतन हमसे पूछा है। तो देखो बेटा कहीं ना कहीं हमें इसकी आवश्यक मात्रा ज्ञात करनी है, और इसके मोल हमें पता लग जाएंगे कैसे, क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है मोलरता गुणा आयतन, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे मोलरता गुणा आयतन, तो मोलरता 0.01, आयतन है 30, तो जब हमारे पास 30 की गुणा 1 से करोगे तो हमारे पास मान आएगा 30 यानी 0.3 आएगा, ठीक है, 0.3 आएगा बेटा, 3 मोल है हमारे पास इसके। अब देखो बेटा हम लोग लिखेंगे आवश्यक मात्रा के लिए, आवश्यक मात्रा के लिए, ठीक है, हम लिखेंगे एक्सटेंट, जो भी हमारे पास है CrH2O का 5Cl, ठीक है, ये है Cl2, इसके बराबर एक्सटेंट AgNO3। हम लिखेंगे इसके मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक 1, इसके मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक 2। अब हमारे पास जब हल करेंगे, इसके मोल आए हैं हमारे पास 0.3 और बटे 1 इधर आएगा, इसके मोल के स्थान पर हमने लिख देंगे मोलरता गुणा आयतन, ठीक है, मोलरता गुणा आयतन। और ये बेटा मोल नहीं है, मैं पहले बताऊं, ये मोल नहीं है, मिलीमोल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आयतन लीटर में, उसमें ml में है, ठीक है, तो हमारे पास ml में ही इसका आंसर निकालना है, और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 0.3 बटे 1 बराबर इसकी मोलरता दे रखी है बेटा कितनी, 0.1 गुणा V बटे 2। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से पॉइंट हट गया, ब्रज गुणा करोगे तो आयतन आएगा 6 ml, तो 6 ml AgNO3 विलयन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, मोलरता गुणा आयतन वाला फॉर्मूला लगेगा मोल के हिसाब से, ठीक है। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा भाई और बहनों। नोट करिए भाई, आईआईटी एडवांस 2011 क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट और रस समीकरण विधि गुणांक पर आधारित क्वेश्चन है बेटा ये सारे के सारे। अब देखो बेटा आगे नेक्स्ट है हमारे पास, जलीय परमैंगनेट आयन में धातु केंद्र के अपचयन में शामिल होते हैं। आईआईटी एडवांस 2011, ठीक है, में आया हुआ क्वेश्चन है, परमैंगनेट के, जलीय परमैंगनेट के आयन में धातु केंद्र के अपचयन में। देखो यार आपको बात करूं मैं, उदासीन माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, मतलब ऐसे कर रखा है। आपको याद होगा एक चीज तो हर मास्टर आपको ये बात बताते ही हैं कि भाई अम्लीय माध्यम में ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में, ठीक है, और जो हमारे पास MnO4- होता है उदासीन में कन्वर्ट होता है ये MnO2 में, और MnO4- यानी परमैंगनेट क्षारीय माध्यम में
कन्वर्ट होता है MnO4 2- में। तो बेटा यहां पर इसकी ऑक्सीजन संख्या 7, यहां पर 2, तो अंतर आएगा 5 इलेक्ट्रॉन का। यहां पर बेटा ऑक्सीजन संख्या 7, यहां पर 4, यहां पर अंतर आएगा 3 का। यहां पर बेटा 7, यहां पर 6, अंतर आएगा बेटा जी 1 इलेक्ट्रॉन का या 1 ऑक्सीजन अवस्था का। तो इन्होंने कहा कि उदासीन में 3 इलेक्ट्रॉन का, तो भाई बिल्कुल है 3 इलेक्ट्रॉन का अपचयन होता है उदासीन में, ये तो करेक्ट हो गया ए। उदासीन माध्यम में 5, उदासीन में 5 नहीं होते, ठीक है। क्षारीय माध्यम में 3, क्षारीय माध्यम में 1 होता है, ये हटा दो। अम्लीय माध्यम में 5 इलेक्ट्रॉन का, तो अम्लीय माध्यम में 5 इलेक्ट्रॉन का था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो ए और डी होगा। तो कई बार क्वेश्चन होता है ना मल्टीपल सेलेक्टिव, एक से ज्यादा करेक्ट वाले आंसर, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो ए और डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। आगे हमारे सामने क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस 2011 का, खनिज हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। देखिए बेटा, जब हम हेमेटाइट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम हेमेटाइट की बात करते हैं तो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, जिसमें आयरन जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, आप निकाल लो। और जो हमारे पास मैग्नेटाइट है बेटा, मैग्नेटाइट है, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। आपको याद होगा Fe3O4 जो है एक पूर्ण शुद्ध ऑक्साइड नहीं है, ये एक क्या होता है कि ऑक्साइडों का मिश्रण होता है। कौन कौन से भाई, FeO और Fe2O3 का। अगर आप इनको, इसका जो मूलानुपाती सूत्र निकालोगे मिश्रण का, तो आपको लिखेगा कि 3 आयरन है तो 3 आयरन है, 1 और 3 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन है। अब FeO में अगर आप ऑक्सीजन संख्या निकालोगे बेटा, तो यहां पर आएगी +2 और यहां पर निकालोगे +3। तो इससे हमारे पास जो करेक्ट विकल्प आएगा ये आएगा, हेमेटाइट में होनी चाहिए 3। अब हेमेटाइट में 2 1 नहीं, हेमेटाइट में होनी चाहिए 3 और मैग्नेटाइट में होनी चाहिए बेटा 2 और 3 दोनों। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैग्नेटाइट में होनी चाहिए बेटा 2 और 3 दोनों। तो इस तरीके से हमारे पास डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आईआईटी एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, और आपको मैंने बताया था ये क्वेश्चन उदाहरण के रूप में भी मैंने आपको क्लास में करवाया था। Na2S4O6 में 2 प्रकार के सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है, क्या होगा। दोस्तों, जब हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि भाई यहां पर परथायोनिक लिंकेज होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा Na+ और O- Na+, ये होता है हमारे पास Na2S4O6 का। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखिए सल्फर ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन है, यहां पर -2, यहां पर +2। ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो -1 +1, यहां पर -2 +2। लेकिन जब सल्फर दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होगी, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर भी 0 इधर भी 0। जब इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा तो इधर भी 0 इधर भी 0, क्योंकि दोनों सल्फर की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बिल्कुल समान है। ठीक है, फिर यहां पर बॉन्ड तोड़ोगे, इधर भी 0 इधर भी 0, फिर ये बॉन्ड तोड़ोगे -2 +2, यहां पर बेटा -2 +2 और यहां पर बेटा -1 +1। तो आपने देखा 4 सल्फरों में से 2 सल्फर तो ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन संख्या 5 है और 2 सल्फर ऐसे हैं जिनकी 0 है। तो इन्होंने बोला है कि Na2S4O6 में 2 प्रकार के सल्फर हैं, परमाणु की ऑक्सीजन संख्या है उनके बीच का अंतर। अब 5 - 0, तो बेटा आंसर तो 5 ही होगा। तो जो अंतर आएगा यहां पर ऑक्सीजन संख्या में, ऑक्सीडेशन नंबर में सल्फर की, वो 5 ही आएगा। तो आप लोगों को 5 टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, अपने नंबर फिक्स कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी भाई। अब देखते हैं आगे। एक तकाकार फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क में 0.1 मोलर ऑक्जेलिक अम्ल विलयन के 5 ml का फिनोफ्थलीन सूचक का उपयोग करके ब्यूरेट में NaOH के साथ अनुमापन किया गया। 5 प्रयोगों के स्थायी हल्का गुलाबी रंग दिखने के आवश्यक NaOH का आयतन
नीचे दी गई तालिकाओं में दिया गया है NaOH की सांद्रता पूछिए क्या होगी। देखो बेटा, पहले तो आप ध्यान रखना, ये ऑक्जेलिक अम्ल है COOH और COOH, ये करता है 2 NaOH के साथ अभिक्रिया। यहां पर बनता है COONA और प्लस के 2 H2O। कर दिया बेटा, ये 2 H2O, रिएक्शन बैलेंस है। अब जब हम परीक्षण लेते हैं ना तो कई बार रफ रीडिंग लेते हैं, लेकिन बाद में जब रीडिंग सेम आने लगे तो मतलब ये वाला आयतन NaOH का यूज हो रहा है ऑक्जेलिक अम्ल को उदासीन करने में। तो यहां पर हमने क्या लिया, आयतन ले लिया बेटा NaOH का 9 ml, और मोलरता हमें फाइंड करनी है, निकालनी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की मोलरता हमें दे रखी है 0.1 मोलर और आयतन दे रखा है 5 ml। तो बस क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। समाप्त क्या हो जाएगा, मतलब यहीं पर निकल के आ जाएगी सांद्रता। इसका रस समीकरण गुणांक 1 है, इसका 2 है। तो आपको याद होगा आवश्यक मात्रा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, आवश्यक मात्रा के लिए, आवश्यक मात्रा के लिए क्या करोगे बेटा, आप एक्सटेंड ऑक्जेलिक एसिड और एक्सटेंड NaOH ये बराबर कर देंगे आप। तो आप मोल रखोगे ऑक्जेलिक एसिड बटे 1, मोल रखोगे NaOH के बटे 2। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। अब मोल का फॉर्मूला होता है मोलरता गुणा आयतन, यहां पर भी बेटा मोलरता गुणा आयतन बटे 2। अब इसकी जो मोलरता है ऑक्जेलिक अम्ल की वह है 0.1 और आयतन है 5, तो 0.1 गुणा 5 ml, और NaOH की मोलरता हमें निकालनी है, आयतन इसका 9 है बटे 2। तो आप लोग जब इसकी गुणा करोगे 5 दूनी 10, 10 की मल्टीप्लाई करोगे 1, तो मोलरता गुणा 9 आ गया बेटा, तो मोलरता का मान आ गया 1/9। ठीक है, इसको आप हल कर लोगे। मोलरता का मान क्या आएगा बेटा, 1/9। क्यों? क्योंकि 2 की गुणा करोगे आप 5 से, तो हमारे पास, रुको 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 भाई, एक गड़बड़ है, माफी चाहूंगा दोस्तों। आयतन हमें किस में निकालना है भाई, आयतन हमें ये दे रखा है ml में और ये भी दे रखा है ml में। फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। तो भाई यहां पर क्योंकि ml से कट जाएगा, तो मोलरता हमारे पास इसकी कितनी ऑक्जेलिक एसिड की 0.1, 0.1, आयतन कितना था बेटा इसका 5 ml, और मोलरता कितनी थी बेटा हमारे पास, इसकी निकालनी है, आयतन इसका 9 ml बटे 2। हल करोगे तो मोलरता हमारे पास 1/9 मोलर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, 1/9 मोलर ऐसे आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अनुमापन का क्वेश्चन है, कर लेंगे। अब देखो बेटा आगे, नेक्स्ट है रिडॉक्स का। एक मिनट देना भाई। ठीक है, अब देखो बेटा आगे यहां पर दुर्बल क्षारीय वीकली बेसिक मीडियम में KMnO4 को KI की स्टाइक्योमेट्रिक दे रखी है। मात्राओं के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में KMnO4 के 4 मोल खर्च होने पर आयोडीन के कितने मोल मुक्त होते हैं। ठीक है, और बेटा यहां पर IIT एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा रेडॉक्स तुल्यांक के लिए। नॉर्मलता आयतन एन फैक्टर, मोलरता आयतन एन फैक्टर, क्योंकि मोलरता आयतन मोल होता है, और एन फैक्टर भार बटे अणुभार, और एन फैक्टर अगर नीचे चला गया तो भार बटे तुल्यांक की भार। ये हमारे पास ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए बेटा। आपको कि सर इतना, मैंने कहा हाँ बस इतना ही याद करना है आपको। अब कहोगे सर कैसे, मैंने कहा देखो बेटा, हम जब रिडॉक्स अभिक्रिया करते हैं तो उनमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, पर यह पता होना चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट होता है ताकि हम एन फैक्टर निकाल सकें। चलो ठीक है, तो KMnO4 दुर्बल क्षारीय माध्यम में दुर्बल क्षारीय और उदासीन दोनों एक ही बात है ना। इसमें
MnO2 में जाता है और यहां पर ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा इसकी 7 और यहां पर होती है 4। तो इसमें जो अंतर आता है ऑक्सीकरण संख्या में वो आता है बेटा 3 का। अगर KMnO4 का n फैक्टर निकालोगे तो अंतर गुणा परमाणुकता लिखना पड़ेगा। अब यहां पर अंतर तो 3 का है, परमाणुकता 1 है, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा 3। कितना आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, अब देखो बेटा 3 हो गया। अब उसके बाद में क्या है Ki जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमें आयोडीन का भी मात्रा निकालनी है। तो I माइनस, क्योंकि Ki में को जब आप आयोडीन में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे -1 से 0 पर गए, अंतर कितने का आया 1 का। और जब n फैक्टर निकालोगे आयोडीन का तो इसकी परमाणुकता 2 है गुणा 1, तो बेटा आयोडीन का n फैक्टर आएगा 2। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको केवल ये करना होता है कि जिन जिन की अभिक्रिया होती है, जिन जिन के मान दे रखे होते हैं, उनमें आप लिखते हो ग्राम तुल्यांक KMnO4 बराबर ग्राम तुल्यांक आयोडीन। अब यहां पर KMnO4 के 4 मोल दे रखे हैं, तो आयोडीन के पूछे हैं, मोल मोल पूछे हैं, तो दोनों साइड मोल मोल वाला फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये वाला यूज कर लेंगे। तो यहां पर n फैक्टर इनटू में मोल और यहां पर भी n फैक्टर इनटू में मोल कर लेंगे बेटा। अब KMnO4 का n फैक्टर तो आया था 3, मोल हमारे पास 4। अब आयोडीन का n फैक्टर कितना आया था बेटा 2, मोल हमें ज्ञात करना है। तो आप जब देखोगे इसको काटोगे तो 2 ही कम 2 और यहां पर 2 आ जाएगा। तो एक तरीके से जो आयोडीन के मोल निकल के आए वो हमारे पास 6 मोल आ गए और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यही क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बेटा। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी भाई। अब एक दो क्वेश्चंस और हैं जो आप लोगों को बेटा करने हैं। पेपर 2 2018 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर 2 2018 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, पहले मैं बोल रहा हूं, पर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही लगेगा। एक जलीय विलयन में MlCl2O की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा पूरी तरह KMnO में बदल दिया गया है। यानी MlCl2 को KMnO में बदल दिया गया है, ठीक है। प्राप्त विलयन में HCl की कुछ मात्रा डाली जाती है और धीरे धीरे गर्म किया जाता है। इसके बाद 225 मिलीग्राम ऑक्जेलिक एसिड को तब तक थोड़ा थोड़ा करके मिलाया जाता है जब तक कि परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब ना हो जाए। प्रारंभिक विलयन में उपस्थित MnCl2 की मात्रा मिलीग्राम में ज्ञात करनी है। देखिए बेटा, यहां पर +2 है, यहां पर +7 है, तो ध्यान रख लेना अंतर आएगा बेटा 5 का। n फैक्टर बेटा इसका भी 5 है और n फैक्टर निकल के इसका भी 5 आएगा। पता है क्यों? क्योंकि अंतर 5 है, परमाणुकता 1 है, अंतर 5 है, परमाणुकता 1 है। आप क्या करोगे सबसे पहले, और इसकी अभिक्रिया KMnO4 की ऑक्जेलिक अम्ल के साथ कर रखी है, तो पहले आप ऑक्जेलिक अम्ल के ग्राम तुल्यांक निकालोगे। ऑक्जेलिक अम्ल के ग्राम तुल्यांक इसके बराबर होंगे, इसके ग्राम तुल्यांक इसके बराबर होंगे, फिर इसकी मात्रा ज्ञात करनी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ग्राम तुल्यांक MnCl2 बराबर होते हैं ग्राम तुल्यांक KMnO4 की, जो अभिक्रिया में दे रखा है। और क्योंकि KMnO4 आगे चल के ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यह भी ध्यान रखना कि इसके ग्राम तुल्यांक ऑक्जेलिक अम्ल के बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मात्रा किसी की दे रखी, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा दे रखी है 225 मिलीग्राम। ऑक्जेलिक एसिड को तब तक थोड़ा थोड़ा करके मिलाया जाता है जब तक कि परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब ना हो जाए, यानी उदासीन ना हो जाए। अब आप क्या करोगे बेटा, इसके लिए ध्यान से देखिए, आप इसके लिए क्या करोगे कि ग्राम तुल्यांक का एक फॉर्मूला होता है, जब भार दे रखा है n फैक्टर इनटू में भार बटे अणुभार, ठीक है, यही दे रखा होता है बेटा, भार बटे अणुभार। राइट और रॉन्ग? आप कहोगे हाँ सर। अब देखो, ऑक्जेलिक अम्ल का n फैक्टर नहीं पता हमें क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का n फैक्टर बेटा, वैसे तो मैंने आपको जब आपकी रेडॉक्स वाली क्लास हुई थी रेगुलर, उसमें निकलवाना बताया था कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है जब COH के साथ अभिक्रिया करता है या ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया करता है तो ये CO2 में कन्वर्ट होता है।
और ये +3 ऑक्सीकरण संख्या से +4 में जाता है। अंतर आता है ऑक्सीकरण संख्या में 1 का। अब क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल में बेटा 2 कार्बन है, n फैक्टर होगा बेटा हमारे पास अंतर गुणा परमाणुकता, अंतर 1 गुणा 2 बराबर 2, तो इसका n फैक्टर 2 आएगा। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल के बेटा हमारे पास n फैक्टर है वो तो 2 है। भार कितना आ गया बेटा ऑक्जेलिक अम्ल का? भार है 225, ठीक है जी, 225 मिलीग्राम है। तो 225 ग्राम में चेंज करने के लिए 1000, ठीक है, ये आ गया बेटा, 1000 से भाग कर दिया। फिर हमारे पास क्या है भाई, H2C2O4, इसका अणुभार की जरूरत पड़ेगी हमें H2C2O4 के। अगर हाइड्रेटेड होता तो 126 होता है, पर लेकिन उन्होंने दे रखा है H2C2O4, तो इसका अणुभार हम 90 यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ग्राम तुल्यांक किसके आए बेटा? ऑक्जेलिक अम्ल के। यही ग्राम तुल्यांक किसके होंगे बेटा? KMnO4 के। और यही ग्राम तुल्यांक क्या होंगे बेटा? MnCl2 के। तो अगर मुझे मान लो इसका भार ज्ञात करना है तो मुझे फॉर्मूला लगाना चाहिए n फैक्टर, इसका भार और इसका अणुभार, है ना। अब हमने क्या काम करा, इसका भार तो हम, इसका n फैक्टर तो 5 जानते हैं, भार ज्ञात करना है। अब आपने अणुभार इसका ज्ञात करना है बेटा MnCl2 का। मैग्नीज का होता है 55 और इसका होगा 71। 55 + 71 जोड़ोगे ना आप, क्योंकि क्लोरीन 2 है, 6, 7 और 5 कितने हो गए बेटा? 12, 126 आएगा, ठीक है। क्या होना चाहिए भाई? 126 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया 126। तो भाई 126 अणुभार इसका आ गया, बराबर। अब यहां पर देखोगे बेटा आप, और ये भार बटे अणुभार है ना, तो 2 गुणा 225 बटे 1000 गुणा 90, ठीक है, गुणा 90। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो भार आएगा ये ग्राम में आएगा। तो इसको हल करने के लिए आप लोग एक काम करें, इसको फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि मिलीग्राम में ही आए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है बेटा? MnCl2 का भार मिलीग्राम में पूछा है, तो हमने 1000 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस 1000 से तो ये 1000 कैंसिल हो गया। अब भार आएगा इसका बेटा 2, अच्छा 5 भी काट दो आप, 5 ही कम 5, 5 चौक 4, 20 और 2 5 25, 45 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 45 हो गया, इससे काटोगे कट गया, तो यहाँ पर भार सीधा आ गया 126 मिलीग्राम। तो क्वेश्चन जो अगर आप देखोगे तो ग्राम तुल्यांक मेथड केवल सिंपल डायरेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कौन किस में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखकर आदमी वैसे ही फेल हो जाए, ठीक है, दिल के दौरे पड़ जाए कि भाई पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन है यार, ये तो होगा ही नहीं हमसे। और जेईई एडवांस 2018 का पेपर 2 में क्वेश्चन आया था बेटा। लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा इस बारे में कि आप एक बार ट्राई कर लेना, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, हो बड़े आसान तरीके से जाएगा, ठीक है, और आप लोग आंसर भी निकाल लोगे। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 द्वारा 1 मोल विषमताक्ष गंधक के ऑक्सीकरण से सल्फर की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनने पर उत्पन्न जल की मात्रा बतानी है, ग्राम में कितनी होगी, ठीक है। देखो भाई फटाफट, सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको यह अभिक्रिया आनी चाहिए सांद्र HNO3 के साथ रोम्बिक सल्फर, ठीक है, यानी विषमताक्ष सल्फर की अभिक्रिया। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास S8 और HNO3 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हमारे पास बनता है बेटा H2SO4 प्लस NO2 और प्लस जल। इसकी हमें मात्रा निकालनी है ग्राम में, ठीक है। 1 मोल विषमता, अगर हम इसका 1 मोल लेंगे बेटा तो अभिक्रिया को बैलेंस करना थोड़ा कठिन है, तो 48, ठीक है। इसके क्या करोगे आप, 48 करोगे, फिर सल्फर इधर कितना है बेटा 8, तो आप इसे कर दोगे 8, और इसके होंगे हमारे पास फिर से नाइट्रोजन 48 है, तो 48 नाइट्रोजन, क्योंकि अभिक्रिया को बैलेंस करना थोड़ा कठिन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखोगे
तो 8 दूनी 16 उधर चले गए, ठीक है, और 48 हैं तो 32 होने चाहिए, तो 16 इधर आ गए बेटा। ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों को अगर वैसे अभिक्रिया बैलेंस करनी हो, सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या का जो यौगिक होता है वो H2SO4 या सल्फेट आयनी होता है, यही उन्होंने बोला है। अब आप लोगों के इसका अगर 1 मोल है तो इससे आपको क्या ज्ञात करना है बेटा कि जल के कितना ग्राम बनेगा। आपको याद होगा, अगर हम बेटा इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए इसके मोल ज्ञात करें जल के, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आपको पता होगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट मान के इसका भी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे जल के मोल ज्ञात ही करने हो तो तरीका बताया मैंने, डायरेक्ट क्या बताया था, जल के साथ यानी जो भी उत्पाद है उसके साथ जो भी रस समीकरण मिति गुणांक है वो 16 लिख दो यहां पर, और जो उधर से आएगा वो लिख दो यहां पर। तो यहां पर कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख दिया। अब जब इसका 1 मोल बनता है तो उसके 16 मोल बनते हैं। अरे तो क्लियर ही हो गया ना भाई, इसका 1 ही मोल ले रखा है तो 16 ही मोल बने, ठीक है भाई, क्लियर ही खत्म हो गया, 16 मोल बने। अब जल के जब हमारे पास 16 मोल आ गए हैं तो आपको भार ज्ञात करना है। भार ज्ञात करने के लिए मोल गुणा अणुभार ये सूत्र होगा। 16 मोल थे, अणुभार कितना होगा बेटा इसका 18 सॉरी। तो इसको आप बस हल करोगे, 16 की मल्टीप्लाई आप 18 से करोगे बेटा, तो 288 ग्राम जल का उत्पाद होगा बेटा। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो है बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज का जो है आपका लेक्चर समझ में आया होगा आप लोगों को। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप उनको धीरे से पढ़ के समझ के पढ़ के करना चालू कर दोगे तो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइज।